दोस्तों, आज हम एक ऐसे युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं जो 28 वर्षों तक चलता रहा। जी हां दोस्तों, 28 वर्षों तक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा था ये भीषण युद्ध, क्या था इसका इतिहास, किसकी हुई जीत, सारे सवालों का जवाब खोजेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस का अग्रणी शहर बनने वाले एथेंस में कम से कम 3000 वर्षों से लगातार निवास किया गया है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों ने पश्चिमी सभ्यता की नींव रखी। मध्य युग के दौरान शहर में बीजांटिन साम्राज्य के तहत गिरावट और फिर वसूली का अनुभव हुआ और क्रूसेड के दौरान अपेक्षाकृत समुद्र था, क्योंकि वो इतालवी व्यापार से लाभान्वित हुए थे। ओटोमन साम्राज्य के शासन में गिरावट की लंबी अवधि के बाद एथेंस ने 19वीं शताब्दी में स्वतंत्र यूनानी राज्य की राजधानी के रूप में फिर से शुरुआत की। परंपरा का संबंध है कि स्पार्टा की स्थापना उसके पहले राजा लेओडोमन जियूस और टाइगेट के बेटे ने की थी, जिसने अपनी पत्नी के नाम पर शहर का नाम रखा था, जो यूरोटस की बेटी थी। लगभग 1000 ईसा पूर्व ट्रोजन युद्ध के कुछ 80 साल बाद पारंपरिक कालक्रम के अनुसार उत्तर से डोरियन प्रवास हुआ और अंततः शास्त्रीय स्पार्टा का उदय हुआ, जो एक मार्शल शक्ति, फारसी साम्राज्य के दुश्मन और एथेंस के अंतिम विजेता के रूप में प्रसिद्ध है। कई राज्यों को जीतने और कई समुदायों के साथ युद्ध करने के बाद स्पार्टा 400 ईसा पूर्व के आसपास एक बड़े साम्राज्य में फैल गया। ये एथेंस के पतन का भी समय था, जिसने स्पार्टा को 2 साम्राज्यों के निरंतर युद्ध में बेहतर घोषित किया था। मध्यकाल में स्पार्टा शहर कई आक्रमणों से नष्ट हो गया था। आधुनिक दिन स्पार्टा, जिसे ग्रीस में स्पार्टी के रूप में जाना जाता है, 1834 के आसपास फिर से बनाया गया था। एथेंस को यूरोप की सभ्यता का केंद्र कहा जाता है, पश्चिमी देशों की सभ्यता की राजधानी कहा जाता है। एथेंस ने दुनिया को दार्शनिक दिए, लोकतंत्र दिया और नाटक कला की नेमत भी अता की। एथेंस की ही रहने वाली क्रिसी मैनेका कहती हैं कि बाहर के लोग हों या इसी वतन के, सबको ये शहर बहुत प्यारा लगता है। जब भी आप इसकी गलियों में घूमेंगे तो यहाँ के कैफे और बार लोगों से आबाद नजर आएंगे। क्रिसी को एथेंस के सिटी सेंटर प्लाका के आसपास घूमना बहुत पसंद है। क्रिसी कहती हैं कि आसपास सैलानियों की भीड़ से आपको लगता है कि छुट्टियां चल रही हैं और आप पिकनिक पर निकले हैं। ग्रीस का मौसम भी सैलानियों के लिए बहुत हमवार है। साल में कम से कम 250 दिन यहाँ खिला हुआ सूरज देखने को मिलता है। अमरीकी सैलानी मीना एंग्रॉस कहती हैं कि यहाँ अप्रैल से अक्टूबर तक मौसम एकदम साफ रहता है। इसकी वजह से आप एथेंस के आसपास मौजूद जंजीरों पर घूमने जा सकते हैं। मीना लोगों को करीब 35 समुद्री मील दूर स्थित हाइड्रा द्वीप पर जाने की सलाह देती हैं। ये बिल्कुल शांत है। यहाँ पर कारों को ले जाने की मनाही है, तो आपके लिए पैदल चलना या फिर साइकिल से घूमने जाना आसान होता है। बहुत से सैलानी यहाँ गधों और खच्चरों की सवारी भी करते हैं। ये द्वीप शांत भी है और आराम तलबी के लिए मशहूर भी है। द्वीप पर मौजूद कैफे में भी भीड़ कम ही रहती है। हाइड्रा द्वीप दुनिया भर के सेलिब्रिटीज के बीच में काफी लोकप्रिय रहा है। मीना कहती है कि एथेंस से पहाड़ी और जंगली इलाके भी ज्यादा दूर नहीं हैं। अगर किसी को शहर के शोर शराबे से वहशत होती है तो शांत पहाड़ी और जंगली इलाकों का रुख कर सकता है। माउंट हाइमेटस एथेंस से महज 5 से 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप बाइकिंग के लिए जा सकते हैं। एथेंस और स्पार्टा दोनों ग्रीस और दुनिया के लिए ऐतिहासिक मूल्य रखते हैं। एथेंस राजधानी और ग्रीस का सबसे बड़ा शहर है। ये ग्रीस में आर्थिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। एथेंस सभ्य दुनिया की अंतरात्मा में स्वतंत्रता, कला और लोकतंत्र का प्रतीक है। एथेंस ने इसका नाम ज्ञान और ज्ञान की देवी एथेना से लिया गया। विश्वास और संस्कृति। एथेंस और स्पार्टा ग्रीक साम्राज्य के बाकी हिस्सों के साथ मिलने के लिए अपने विचारों से भिन्न थे। स्पार्टा अपने आप को संतुष्ट करने के लिए लग रहा था और जब भी आवश्यकता हो अपनी सेना प्रदान की। इसीलिए यह खुद को ग्रीक का रक्षक मानता था।
दूसरी ओर एथेंस ग्रीस के अधिक से अधिक भूमि पर नियंत्रण रखना चाहता था। इस विचार से अंततः यूनानियों के बीच युद्ध हुआ। स्पार्टा के पास एक शक्तिशाली सेना थी और एथेंस जानता था कि वो उन्हें हरा नहीं सकते, लेकिन उनके पास एक नौसेना इकाई की शक्ति थी जो स्पार्टा के पास नहीं थी। दोनों समुदायों में जो समानता थी वो थी कि वो दोनों विचारक थे और अपने देवताओं की पूजा करते थे और लोगों का सम्मान करते थे। स्पार्टन्स ने केवल अपनी शक्ति का विस्तार करने और अन्य राज्यों पर नियंत्रण हासिल करने पर जोर दिया, जबकि एथेनियाई लोगों ने प्राचीन समय में बुनियादी ढांचे को बुद्धिमान बनाया। उन्होंने इस तरह के विकास के महत्व को समझा और सैन्य शक्ति के अलावा उन पर ध्यान केंद्रित किया। अर्थव्यवस्था। स्पार्टा मुख्य रूप से अपने अंतर्देशीय स्थान के कारण एक कृषि भूमि थी। सबसे महत्वपूर्ण आयात धातु थे। स्पार्टा में पुरुष मुख्य रूप से योद्धा थे, अन्य गुलाम थे। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। एथेंस अर्थव्यवस्था व्यापार पर अधिक निर्भर थी। एथेंस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भूमध्य सागरीय व्यापारिक शक्ति बन गया। स्पार्टन लोगों की सरल जीवन शैली की तुलना में एथेनियंस का एक बहुत ही आधुनिक और खुला दृष्टिकोण था। स्पार्टा के विपरीत एथेंस में लड़कों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। एक एथेनियन के रूप में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है और कई प्रकार की कला और विज्ञान का पीछा कर सकता है। स्पार्टा के लोग शिक्षा के लिए खुले नहीं थे और वो केवल सैन्य शक्ति और आज्ञाकारिता पर केंद्रित थे और उन्होंने बाहरी दुनिया के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की। पेलोपोन्सियन युद्ध 431 से 404 ईसा पूर्व एक प्राचीन ग्रीक युद्ध था जिसे एथेंस के नेतृत्व में डेलियन लीग ने स्पार्टा के नेतृत्व में पेलोपोन्सियन लीग के खिलाफ लड़ा था। इतिहासकारों ने परंपरागत रूप से युद्ध को 3 चरणों में विभाजित कर दिया है। पहले चरण में आर्कडामियन युद्ध, स्पार्टा ने अटैक के बार बार हमलों की शुरुआत की, जबकि एथेंस ने पेलोपोनेस के तट पर हमला करने और अपने साम्राज्य में अशांति के संकेतों को दबाने का प्रयास करने के लिए अपने नौसेना की सर्वोच्चता का लाभ उठाया। 415 ईसा पूर्व में एथेंस ने सिसिली में सिरैक्यूज पर हमला करने के लिए एक विशाल अभियान दल भेजा। हमले में 413 ईसा पूर्व में पूरी ताकत के विनाश के साथ विनाशकारी रूप से असफल रहा। ये युद्ध के अंतिम चरण में उभरा, जिसे आमतौर पर या तो डेसिलीन युद्ध या आयनियन युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस चरण में स्पार्टा, जो अब फारस से समर्थन प्राप्त कर रहा है, उसने एजेन के साम्राज्य को कमजोर कर दिया और अंत में नौसेना की सर्वोच्चता के शहर को वंचित कर दिया और एजियन सागर और आइनियन में एथेंस के विषय राज्यों में विद्रोह का समर्थन किया। एगोस्पोटामी में एथेंस के बेड़े के विनाश ने प्रभावी ढंग से युद्ध समाप्त कर दिया और एथेंस ने अगले वर्ष आत्मसमर्पण कर दिया। करिंथ और थेम्स ने मांग की कि एथेंस को नष्ट किया जाना चाहिए और उसके सभी नागरिकों को दास होना चाहिए, लेकिन स्पार्टा ने इनकार कर दिया। पेलोपोन्सियन युद्ध शब्द का प्रयोग कभी भी अपने प्रमुख इतिहासकार थुसिडाइड्स द्वारा नहीं किया गया था। ये शब्द सार्वभौमिक रूप से आज भी प्रयोग किया जाता है, जो आधुनिक इतिहासकारों की एथेंस केंद्रित सहानुभूति का प्रतिबिंब है, जैसा कि प्रमुख इतिहासकार जेबी ब्यूरी ने टिप्पणी की है। पेलोपोनियाशियन इसे अटारी युद्ध मानते थे। पेलोपोन्सियन युद्ध ने प्राचीन ग्रीक दुनिया को दोबारा बदल दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर एथेंस युद्ध की शुरुआत से पहले ग्रीस में सबसे मजबूत शहर राज्य पूर्ण अधीनता की स्थिति में कम हो गया था, जबकि स्पार्टा ग्रीस की अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित हो गया था। पूरे ग्रीस में युद्ध की आर्थिक लागत महसूस हुई। पेलोपोनिस में गरीबी व्यापक हो गई, जबकि एथेंस खुद को पूरी तरह से तबाह कर दिया और कभी भी अपनी पूर्व युद्ध समृद्धि हासिल नहीं की। जीत का मुख्य कारण स्पार्टा वासियों के पास अच्छी सेना और मजबूत नौसैनिक शक्ति थी। उन्होंने एथेंस पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। वो एथेंस वासियों को या तो युद्ध में हराना चाहते थे अथवा उस व्यवस्था को अपनाने पर बाधा करना चाहते थे जो उन्होंने स्वयं अपनाई थी। स्पार्टा की सेना ने एथेंस में घुसने की चेष्टा तो ना की, परंतु वो एथेंस में वो बगावत फैलाकर गृह युद्ध कराने में अवश्य सफल हो गए।
एथेंस में लंबे समय तक बगावत फैली रही। स्पार्टा की सेना ने एथेंस को चारों ओर से घेरे रखा और अंततः एथेंस वालों को इस बात का आभास हुआ कि नगर से निकलकर स्पार्टा सेना के साथ मैदानी लड़ाई के अलावा अब कोई चारा नहीं रह गया है, तो वो नगर के बाहर आ गए। 28 वर्षों तक स्पार्टा और एथेंस के बीच चलने वाले इस भीषण युद्ध में एथेंस की 3/4 आबादी मौत के घाट उतरी। अप्रैल 404 ईसा पूर्व में एथेंस को मजबूर होकर आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस युद्ध के बारे में आप क्या कहेंगे, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।